नमस्कार साथियों, आज की हमारी क्लास का विषय है मुगल प्रशासन। हेडिंग रहेगी मुगल प्रशासन। देखो, मुगल प्रशासन के अंतर्गत पहले हम बात करें मुगल प्रशासन की विशेषताओं की। तो विशेषताओं में मुगल प्रशासन अरब और ईरानी प्रशासन का भारतीयकरण था। तो इसका मतलब 3 देशों की विशेषताएं हो गई भारतीयकरण। ठीक है, कि अरब ईरानी प्रशासन का भारतीयकरण ही क्या है, मुगल प्रशासन है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरी बात, मुगल प्रशासन में मुगल राज्य एक सैनिक राज्य था। सैनिक राज्य था जिसमें सद्र और काजी को छोड़कर शेष सभी, चाहे मंत्री अधिकारी कोई भी हो, स्वयं बादशाह भी, सबको सैनिक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य था। तो केवल ये 2 पद, इन पे भी प्राय एक ही व्यक्ति होता। तो आपको मुख्य रूप से अगर एक ही पूछे तो ये एक ही है, सद्र या काजी, लेकिन 2 पद अलग अलग हैं। व्यक्ति प्राय एक ही नियुक्त करते हैं इन पर, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना, सद्र और काजी के पद को छोड़कर शेष सभी पदों को सैन्य प्रशिक्षण लेना अनिवार्य था। वो एक प्रकार के सैनिक भी होते थे, तो उन्हें सैन्य सेवाएं देनी होती थी। जैसे हम ये कह रहे हैं कि अबुल फजल दरबारी इतिहासकार था, बदायूनी दरबारी इतिहासकार था, लेकिन वो सैन्य अभियानों में जाते थे। रहीम कवि था, लेकिन वो सैन्य अभियानों में जाता था। तो कहने का तात्पर्य, जो भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी पद पर हो, उसे सैनिक सेवाएं देनी होती थी, सिवाय सद्र और काजी को छोड़कर। ठीक है, फिर मुगल साम्राज्य अत्यधिक केंद्रीकृत था, अत्यधिक केंद्रीयकृत था, कि शासन की शक्तियों का एकदम केंद्रीकरण होता सम्राट में। और ये एक प्रकार से पेपर स्टेट था। पेपर स्टेट का मतलब कागजी कार्यवाही बहुत ज्यादा थी। ये बात ध्यान रखनी है कि ये एक प्रकार का पेपर स्टेट था। ठीक है, फिर आपको याद रखना है, सभी मुगल शासकों ने इलाही अर्थात ईश्वर की प्रतिछाया या प्रतिबिंब की उपाधि या धारण की थी। स्वयं को, अपने आप को जिल-ए-इलाही मानते थे। वो मानते थे, ईश्वर की प्रतिछाया मानते थे, उपाधि नहीं कह सकते इसको। स्वयं को जिल-ए-इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब मानते थे, ईश्वर की प्रतिछाया मानते थे। और ईश्वर की प्रतिछाया मानते थे, इस रूप में अकबर का एक कथन भी है। अकबर ने एक बार ये कहा था कि खुदा की परछाई होने के कारण हम लोगों को देते ज्यादा हैं, देते बहुत अधिक हैं और लेते बहुत कम हैं। कथन किसका है? अकबर का। ये बात ध्यान रखनी है। तो यहां पर दोबारा एक बार, मुगल प्रशासन अरब ईरानी प्रशासन का भारतीयकरण था। ये एक सैनिक राज्य था जिसमें सद्र और काजी के पद को छोड़कर से सभी को सैनिक सेवाएं देनी अनिवार्य थी। ये अत्यधिक केंद्रीयकृत था, अर्थात शासन की लगभग सभी शक्तियां सम्राट में निहित होती थी। और ये एक पेपर स्टेट था, अर्थात कागजी वर्क बहुत ज्यादा था। प्रत्येक कार्य को लिखा जाता था, लिखित में आदेश होते थे। तो ये पेपर स्टेट था। और जिल-ए-इलाही अर्थात सभी मुगल शासकों ने स्वयं को ईश्वर की प्रतिछाया या ईश्वर का प्रतिबिंब माना था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करें केंद्रीय शासन की। केंद्रीय शासन, देखो, केंद्रीय शासन के अंतर्गत सर्वोच्च पद कौन है? बादशाह है या सम्राट। क्योंकि सम्राट, मुगल सम्राट है, वो बादशाह की उपाधि धारण करते थे, बादशाह या पादशाह की उपाधि। तो सबसे पहले बादशाह की उपाधि बाबर ने ही धारण की थी 1508 में। तो प्रथम पादशाह है या बादशाह है बाबर था। बादशाह का ही अपभ्रंश है बादशाह है। तो सभी मुगल शासकों ने बादशाह की उपाधि धारण की थी, इसलिए मुगल सम्राटों को, मुगल शासकों को बादशाह या बादशाह कहा जाता था।
शासन की समस्त शक्तियां बादशाह में निहित होती थी, यानी सम्राट में निहित होती थी। सम्राट ही सर्वोच्च सेनापति था, सम्राट ही सर्वोच्च न्यायाधीश था। तो शासन की समस्त शक्तियां सम्राट में निहित थी। सम्राट का पद वंशानुगत था, वंशानुगत था। इसका मतलब निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था का प्रचलन था। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहां पर, ठीक है। फिर सम्राट के दो मुख्य कार्य थे, एक था जहांबनी, जहांबनी, और एक था जहांगीरी, जहांगीरी। ये दो मुख्य कार्य थे। जहांबनी का मतलब साम्राज्य की सुरक्षा, और जहांगीरी का मतलब साम्राज्य का विस्तार, कि दूसरे क्षेत्रों पर अधिकार करना अपने राज्य के लिए। तो जहांगीरी अन्य राज्यों पर अधिकार करना यानी विस्तार करना, और जहांबनी यानी अपने राज्य की सुरक्षा। ये राजा के मुख्य कार्य थे, बादशाह के या सम्राट के मुख्य कार्य थे, ठीक है। फिर राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद थी। मंत्रिपरिषद को कहा जाता था विजारत। वैसे विजारत एक प्रकार से वजीर का विभाग था, लेकिन मूल रूप से अगर आपसे ये पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था, तब भी हमें यही ध्यान रखना है कि मुगल काल में मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था, ठीक है। अब कौन मंत्रिपरिषद के सदस्य कौन कौन थे जो कि बादशाह की सहायता करते थे, तो उन सदस्यों में हम एक एक करके मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनके संदर्भ में बात करें। तो सबसे पहले हम लिखें वकील ए मुतल्लक, वजीर या वकील। तो मुगल काल में पहली बात ध्यान ये रखना है, वजीर को वकील कहा जाता था, ठीक है। और वकील और पूरा करो तो वकील ए मुतल्लक, मुतल्लिक, ठीक है। आप केवल वकील नाम याद रख सकते हो, वकील ए मुतल्लिक या वकील, ये बात ध्यान रख सकते हो। मुतल्लक सही नाम है वैसे, मुतल्लक मैं सही कर देता हूं, वकील ए मुतल्लक, और यही था वजीर यानी प्रधानमंत्री। सीधी सी बात यह है, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो मुगल काल में वजीर को वकील कहा जाता था, यह बात ध्यान रखना है आपको। और वकील का पूरा नाम क्या था, वकील ए मुतल्लक, ठीक है। अब प्रमुख वकील या वजीर कौन कौन थे, तो सबसे पहले मुगल काल का प्रथम या बाबर का जो वकील था, वजीर था, वो था निजामुद्दीन खलीफा। बाबर के समय कौन था, निजामुद्दीन खलीफा, निजामुद्दीन खलीफा, ठीक है। बाबर के समय निजामुद्दीन खलीफा। आपने खलीफा षड्यंत्र नाम सुना होगा, और नहीं भी सुना तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हमें प्रशासन में ये याद रखना है कि बाबर का वजीर कौन था, निजामुद्दीन खलीफा, ठीक है। तो ये मुगल काल का प्रथम वजीर हो गया, इस संदर्भ में याद रखना है। फिर हुमायूं के संदर्भ में बात की तो हुमायूं का प्रसिद्ध जो वजीर था वो था हिंदू बैग, हिंदू बैग, ठीक है। हुमायूं का जो वजीर था वो हिंदू बैग था। अब हम अकबर के संदर्भ में बात करें। अकबर के संदर्भ में जब वजीर पद की बात करें तो बहुत से वजीर थे अकबर के काल में, लेकिन प्रथम और सबसे प्रमुख वजीर अकबर का वो था बैराम खां। प्रसिद्ध वकील या प्रसिद्ध जो वजीर है वो था बैराम खां, और 60 तक ये बैराम खां ही रहा था, 1560 तक, ठीक है। फिर उसके बाद में सिहाबुद्दीन अहमद, बैराम खां का पतन हो जाता है 1560 में। फिर उसके बाद में सिहाबुद्दीन अहमद, सिहाबुद्दीन अहमद। अच्छा ध्यान रखना, सिहाबुद्दीन अहमद के साथ कुछ समय के लिए माहम अनगा ने संयुक्त रूप से, तो इसका मतलब यहां संयुक्त वजीर है माहम अनगा, और एक साथ दो वजीर या दो वकील की प्रथा अकबर के समय, पहली बार अकबर के समय ही थे ये। तो माहम अनगा मुगल काल की एकमात्र महिला वजीर भी है, तो संयुक्त वजीर भी है ये, सिहाबुद्दीन अहमद के साथ पहले तो, और फिर उसके बाद में इस अहमद के बाद में बहादुर खान के साथ ये वजीर के पद पर रहती है, बहादुर खान। इन दोनों के साथ संयुक्त रूप से वजीर, पहले तो सिहाबुद्दीन
को जब बैराम खां के बाद शिहाबुद्दीन को वजीर बनाया जाता है तो उसके साथ संयुक्त महामनगा, महामनगा कौन थी? अकबर की धाय माँ, अकबर की धाय माँ थी महामनगा। और 60 से 62 तक इसका प्रशासन पर प्रभाव रहा था, जिसको पेटीकोट हरम या प्रदाशासन के नाम से जाना जाता था। यानी 1560 से 1562 तक अकबर के प्रशासन पर हरम की महिलाओं का प्रभाव था, और उस जो महिलाओं का प्रभाव था वो मुख्य रूप से महामनगा का प्रभाव था। उस शासनकाल को पेटीकोट प्रदा या हरम के शासन के नाम से जाना जाता है, और उस हरम या पेटीकोट प्रदा शासन की मुखिया थी महामनगा। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर बहादुर खां के बाद यहाँ का जो क्या नाम वकील या वजीर बनता है वो पहले मुनीम खां, फिर अतका खां। मुनीम खां और अतका खां, ठीक है, अतका खां। तो ये भी अकबर के काल के वजीर थे। अतका खां हालांकि थोड़े समय के लिए रहता, बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। और मुजफ्फर खान जो अकबर के काल का पहला दीवान बनता है आगे चलकर, वो मुजफ्फर खान भी अकबर के काल का वजीर या वकील रहता है, मुजफ्फर खान। और सबसे अकबर के काल का अंतिम जो वजीर रहता है वो अजीज कोका। अजीज कोका के बारे में आपको पता होगा कि गैर मुगल राज परिवार का सदस्य होते हुए भी इसे 7000 का मनसब प्राप्त था अकबर के काल में। क्योंकि अकबर के काल में 2 ही व्यक्ति ऐसे थे जिनको मुगल राज परिवार का न होते हुए भी 5000 से ऊपर के मनसब, 7-7 के मनसब प्राप्त थे। वो एक तो मान सिंह था, एक मिर्जा अजीज कोका था। तो ये अजीज कोका अकबर के काल का अंतिम वजीर या वकील था, वजीर या वकील था अंतिम, ये बात ध्यान रखना। और प्रथम कौन था? बैराम खां था, ठीक है। तो देखो प्रथम और प्रसिद्ध तो बैराम खां है, संयुक्त रूप से महिला वजीर महामनगा है, और ये अजीज कोका अंतिम है। अगर आप इतने याद रख लेते हो 3, बाकी देखो सब याद रहते हैं। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा व्यक्ति अकबर के काल में वजीर या वकील नहीं रहा था। तो इस क्रम में हमें इन सब का ध्यान रखना पड़ सकता है। बाकी मुख्य रूप से आपको बैराम खां, अजीज कोका और महामनगा, इन 3 के नाम ही ध्यान रखने हैं, तो भी अपना काम चल सकता है, ठीक है। फिर बात करें जहांगीर की। जहांगीर के समय में वजीर या वकील पद, देखो जहांगीर के काल में एक तो था शरीफ खां। शरीफ खां इस वजीर या वकील के पद पर। इसके अलावा शरीफ खां के अलावा आसफ खां, आसफ खां जो नूरजहां का भाई था, तो आसफ खां, ये आसफ खां शाहजहां के समय भी रहेगा, दीवान के पद पर भी रहेगा। तो ये आसफ खां, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक अबुल हसन नाम से था जहांगीर के समय, जो शाहजहां के काल में भी था, अबुल हसन। यानी ये आसफ खां और अबुल हसन, अबुल हसन ये दोनों जहांगीर के काल में भी हैं, तो ये दोनों शाहजहां के काल में भी होंगे वजीर के पद पर। तो जहांगीर के काल में हमें शरीफ खां, आसफ खां, अबुल हसन ये ध्यान रखने हैं। और आसफ खां और अबुल हसन के बारे में ये ध्यान रखनी है कि ये शाहजहां के समय भी दीवान वकील या वजीर थे। फिर हम बात करें शाहजहां की। देखो शाहजहां के संदर्भ में हम बात करें इस क्या नाम वकील पद की, तो शाहजहां के काल में इन दोनों का ही नाम याद कर लो बस आप। किनका? आसफ खां और अबुल हसन। आसफ खां और अबुल हसन, अबुल हसन, ये लो साहब, ये बात रही शाहजहां के संदर्भ में। तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए हमें, ये बात रही। अच्छा, अब औरंगजेब की बात करें। देखो औरंगजेब के काल में, हालांकि शाहजहां के काल में बाद में वजीर और दीवान पद एक साथ कर दिए गए थे, तो एक प्रकार से हम लगभग ये कह सकते हैं कि वजीर का पद समाप्त सा कर दिया गया था। दीवान के पास ही ये वजीर की शक्तियां थी, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन औरंगजेब के काल में देखो, औरंगजेब के काल में चाहे दीवान पूछे, चाहे वजीर पूछे, चाहे वकील पूछे, वो एक ही पद था। तो औरंगजेब के काल के प्रसिद्ध चाहे दीवान, वकील,
या वजीर कौन थे? तो देखो, औरंगजेब के काल के संदर्भ में हम बात करें तो एक तो आपने शायद प्रसिद्ध नाम सुना होगा मीर जुमला का। मीर जुमला, मीर जुमला, एक तो ये ध्यान रखना है। एक फाजिल खां, फाजिल खां, ठीक है, एक फाजिल खां हो जाएगा। इसके अलावा औरंगजेब के काल में ही रहेंगे क्या नाम उसका, जफर खां और असद खां। असद खां के बारे में तो देखो पहले, जफर खां और असद खां। असद खां, असद खां 31 वर्ष तक दीवान, वजीर या वकील के पद पर रहा था, जो मुगल काल में सर्वाधिक लंबे समय तक दीवान या वित्त मंत्री के पद पर या प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाला व्यक्ति है ये असद खां। ये बात ध्यान रखना, जो कि औरंगजेब के काल में था। अच्छा, औरंगजेब देखो, आपको हमने प्राय पढ़ा है, सुना है कि औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुस्लिम था, कट्टर सुन्नी था, लेकिन इसके जो भी ये वजीर दीवान हैं सब के सब सिया थे। ये एक बड़ी बात है, ये सब के सब सिया थे। अच्छा, ध्यान रखना, अकबर के काल में भी देखो बैराम खां सिया है, माहम अनगा सिया है, ये अजीज कोका सिया है, तो अधिकांश है वो सिया धर्मावलंबी है अकबर के काल में। इसलिए ये बात ध्यान रखना कि मुगल काल में सिरसस्त, क्योंकि ये बादशाह के बाद दूसरा बड़ा पद था, वकील ए मुतलिका या वजीर का, तो वकील का पद बादशाह के बाद, बादशाह की अनुपस्थिति में लगभग यही शासन देखता था। तो ये व्यक्ति अधिकांश हैं वो सिया मतावलंबी रहे हैं, ये बड़ी बात थी अपने आप में, ठीक है। तो ये बात रही वकील ए मुतल्लक या वजीर की बात। अब हम बात करें दूसरे पद के संदर्भ में, दीवान के पद में। दीवान, दीवान यानी वित्त मंत्री, थोड़ा सा पेन में से चेंज करना पड़ेगा, दीवान यानी वित्त मंत्री, ठीक है। वित्त मंत्री, अर्थमंत्री यानी वित्त विभाग का प्रमुख, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं। इसको दीवाने आला या दीवाने कुल कहा जाता था। दीवान को दीवान ए आला या दीवान ए कुल नाम से भी जाना जाता था। इस पद का सृजन अकबर ने किया था अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष में। तो 8 वर्ष बाद या 8वें वर्ष में अकबर ने इस पद का सृजन किया था, दीवान पद का। ये बात ध्यान रख, 8वें वर्ष में कर लेना, 8वें वर्ष में, ठीक है। और अकबर के काल का पहला, देखो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि 8वें वर्ष में इस पद का सृजन किया था। तो 8वां वर्ष का मतलब ये हुआ कि अकबर 56वें शासक बना था, और 56 में अगर 8 जोड़े तो कितना हो गया, 64। तो 1564 में इस पद का सृजन किया था। मैथ मेरी कमजोर है, आप देख लेना अपने हिसाब से। तो 1564 में यानी 8वें वर्ष में इस पद का सृजन किया था, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर इसके अलावा कि जो प्रमुख, क्योंकि अकबर के काल का जो पहला दीवान है, प्रसिद्ध भी था, मुजफ्फर खान, जो अकबर का वजीर भी रहा था। ये मुजफ्फर खान मुगल काल का प्रथम दीवान है। मुजफ्फर खान मुगल काल का प्रथम दीवान है, ठीक है, अकबर के काल का। लेकिन अकबर के काल का सबसे प्रसिद्ध दीवान था, वो था टोडरमल। टोडरमल, ठीक है, प्रसिद्ध दीवान या वित्त विशेषज्ञ कौन था, टोडरमल। अच्छा, टोडरमल को दीवान, शाही दीवान बनाया कब था, ये बात ध्यान रखना, तो 1582 में। अब ये हम गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि 1580 में टोडरमल बंदोबस्त लागू होता है, तो हम क्या सोचते हैं कि 1580 में ये दीवान होगा, शाही दीवान। शाही दीवान नहीं था 1580 में, ये बात ध्यान रखना। ये 1582 में शाही दीवान बनता है। तो शाही दीवान बनने से पहले ही टोडरमल ने टोडरमल बंदोबस्त तैयार कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में से शाही दीवान बनाया गया है, कब, 1582 में। ये बात ध्यान रखनी है आपको दीवान के संदर्भ में। फिर अकबर के काल का एक प्रसिद्ध दीवान और था, और उसका नाम था शाह मंसूर। शाह मंसूर, ये 3 अकबर के काल के प्रसिद्ध दीवान थे, ये बात ध्यान रखनी है आपको।
ठीक है, तो अकबर के काल के प्रसिद्ध दीवान मुजफ्फर खान, टोडरमल और शाह मंसूर। बस टोडरमल के संदर्भ में यह बात ध्यान रखना कि टोडरमल बंदोबस्त तो जिसे हम आईने दे साला भी कहते हैं वो तो 1580 में लागू हुआ था, लेकिन टोडरमल दीवान उस बंदोबस्त के बाद में बनता है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब जहांगीर के बाद के काल की बात करें, कौन कौन दीवान थे? जहांगीर, तो जहांगीर के काल में जो दीवान थे उनमें पहला एक दीवान तो जहांगीर का ससुर, वो प्रथम नहीं है लेकिन प्रसिद्ध दीवान था, लंबे समय तक दीवान रहा था। कौन? मिर्जा गयास बेग, जिसे एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी इसने। तो एतमादुद्दौला, एतमादुद्दौला एक तो जहांगीर के काल का ये दीवान था एतमादुद्दौला। तो ये इसलिए नहीं था कि रिश्तेदार था, इसलिए कि इसमें योग्यता थी, वित्त विभाग को संभालने की योग्यता थी। एक वो अबुल हसन, जो कि अबुल हसन जो कि वजीर या वकील भी था, ये अबुल हसन भी जहांगीर के काल में दीवान के पद पर रहा था। इसके अलावा इरादत खां, अफजल खां, इस्लाम खां, सादुल्ला खां ये भी रहे थे, लेकिन आपको बस केवल मुख्य रूप से एतमादुद्दौला याद रख लो, बाकी आपको आवश्यकता नहीं है यहाँ पर कि जहांगीर के काल का प्रसिद्ध जो दीवान है, वित्त मंत्री है, वो कौन था? एतमादुद्दौला, जिसका वास्तविक नाम क्या था? मिर्जा गयास बेग। ठीक है, और बाकी के नाम लिखो तो देखो, नाम तो लिख देता हूं मैं, बाकी आपको इतना अगर केवल ये याद रख लो तो ठीक है। तो इसके अलावा आप अबुल हसन लिख लिया, इरादत खां, अफजल खां, इस्लाम खां, इरादत खां, अफजल खां, इस्लाम खां, इस्लाम खां, और लास्ट में एक और था, क्या नाम उसका? सादुल्ला खां, सादुल्ला खां। सादुल्ला खां। ठीक है, ये जहांगीर के काल के प्रसिद्ध दीवान थे। फिर शाहजहां की बात करें, देखो शाहजहां के बारे में आपको एक प्रसिद्ध बात याद रखनी होगी शाहजहां के काल में दीवान के संदर्भ में, क्योंकि शाहजहां काल में एक हिंदू भी रहता है। एक तो ये सादुल्ला खां रहेगा, एक रघुनाथ राय हिंदू रहेगा, एक तो जो जहांगीर के काल में है ये सादुल्ला खां, तो सादुल्ला खां, और एक रघुनाथ राय जिसे शाहजहां ने राय राय इनकी उपाधि दी थी, रघुनाथ राय, इसे राय राय इनकी उपाधि भी दी थी शाहजहां ने। और ये टोडरमल के बाद मुगल काल का दूसरा इस दीवान पद पर पहुंचने वाला व्यक्ति था मुगल काल में। ठीक है, तो टोडरमल के बाद दीवान पद पर पहुंचने वाला हिंदू कौन था? रघुनाथ राय। ये बात ध्यान रखना आपको, जो किसके काल में था दीवान? शाहजहां के काल में था, इसलिए ये याद रखना है। ठीक है, फिर हम बात करें औरंगजेब के काल की, तो देखो औरंगजेब के काल में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चाहे वजीर पूछो, वकील पूछो, दीवान पूछो, आपको उन्हीं के नाम याद रखने हैं। किनके? मीर जुमला, फाजिल खां, जफर खां, असद खां, तो इन्हीं के नाम आपको याद रखने हैं। मीर जुमला, आप चाहो तो बस केवल दो याद रख सकते हो, मीर जुमला और असद खां, क्योंकि असद खां सबसे लंबे समय तक रहता है, 31 वर्ष तक, ये इनके याद रख सकते हो। और मीर जुमला तो प्रसिद्ध था, तो इसलिए इनको याद कर सकते हो आप। ठीक है, दोबारा एक बार सुन लो, पहले इजी वे से सुन लो कि अकबर के काल में जब हम यानी पूरे प्रशासन में पहली बात करें हम वकील की, वजीर की या प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री बाबर के समय निजामुद्दीन खलीफा, बस इतना ध्यान रखो, बाबर के समय निजामुद्दीन खलीफा, मुख्य रूप से हुमायूं के समय हिंदू बेग। ठीक है, हुमायूं के समय हिंदू बेग, इतना याद कर लो। और अकबर के समय केवल दो नाम याद रखो आप, बैराम खां और अंतिम कौन था? अजीज कोका, और एक महामनगा का और याद कर सकते हो। बाकी आपसे बाकी आगे के याद रहते हैं नहीं रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि औरंगजेब के काल में चाहे वित्त मंत्री पूछे यानी वजीर पूछे, दीवान पूछे,
या फिर वकील पूछे तो ये नाम आ जाएंगे यहाँ पर। असद खान सबसे लंबे समय तक है, मीर जुमला है ही प्रसिद्ध। शाहजहां के समय, फिर दीवान की बात करें तो देखो दीवान अकबर के काल में अकबर ने दीवान पद का सर्जन किया है। किस लिए? वजीर की शक्तियों को कम करने के लिए, क्योंकि पहले वजीर के पास ही ये दीवान वित्तीय शक्तियां भी थी, तो परिणामतः उससे उन शक्तियों को कम करने के लिए, ताकि कभी बैराम खां की तरह है निरंकुश ना बने, एक प्रकार से अहंकारी ना बने, शक्तियों का ज़्यादा दुरुपयोग न करे, तो इस वजह से उसने क्या किया, शासन के 8वें वर्ष में नया पद सर्जित कर लिया 1564 में दीवान का। और पहला दीवान बनाया किसको? मुजफ्फर खां को। लेकिन प्रसिद्ध दीवान कौन था? टोडरमल, जो 1582 में बना था, और पहले गुजरात का दीवान भी था। ठीक है, जहांगीर के समय केवल एतमादुद्दौला याद रख लो, और शाहजहां के समय रघुनाथ राय इसलिए याद रख लो कि अकबर के समय हिंदू दीवान था टोडरमल, और शाहजहां के समय हिंदू दीवान है रघुनाथ राय। ये बात ध्यान रखनी है, इस वजह से आपको ध्यान रखनी है दीवान पद। अब हम अगले पद की बात करें, और अगला पद है मीर बख्शी। बात करें हम मीर बख्शी के, यानी सैन्य विभाग का प्रमुख। ठीक है, मीर बख्शी तीसरा पद रहेगा हमारे पास, मीर बख्शी। देखो मीर बख्शी का मतलब है सैन्य विभाग का प्रमुख, सैन्य विभाग का प्रमुख। और साथ में एक बात और ध्यान रखना, सैन्य विभाग के साथ साथ मनसबदारी व्यवस्था का संचालन करता भी। मनसबदारी आगे पढ़ेंगे हम, मनसबदारी व्यवस्था, तो मनसबदारी व्यवस्था का संचालक। तो मनसबदारी व्यवस्था के संचालन की जिम्मेदारी भी किसके पास है? मीर बख्शी के पास, जो सैन्य विभाग का प्रमुख था। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा देखो सामान्य परिस्थितियों में सेना को वेतन देने का कार्य दीवान ए तन नाम का अधिकारी करता था। दीवान ए तन वो वेतन अधिकारी था, लेकिन युद्धकालीन परिस्थितियों में वेतन अधिकारी कौन है? मीर बख्शी। तो ये युद्धकालीन परिस्थितियों में सेना को वेतन देने का कार्य भी करता था। सेना को वेतन देने का कार्य भी कौन करता था? मीर बख्शी। कब? युद्धकालीन परिस्थितियों में। और युद्ध के अलावा कौन करता था? दीवान ए तन। ये बात ध्यान रखना आप कि दीवान ए तन है वो युद्ध के अलावा वेतन वितरण का काम करता था। ठीक है, अब मीर बख्शी के संदर्भ में देखो, आपको मीर बख्शियों के नाम वैसे ज्यादा याद करने की जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अकबर के काल में लश्कर खां और शाहबाज खान थे, जिनको कि अकबर ने अभद्र व्यवहार के कारण हटा दिया था। अकबर के काल में एक तो था लश्कर खां, इस मीर बख्शी के पद पर था, और एक शाहबाज खान था, और आसफ खां भी इसके काल में इस मीर बख्शी के पद पर था। शाहबाज खां और आसफ खां, आसफ खां ये मीर बख्शी के पद पर थे। देखो इन दो के नाम तो आपने सुने हैं, शाहबाज खान और आसफ खां के। तो पहले बता दूं, इन दो को अभद्र व्यवहार के कारण बाद में अकबर हटा देता है इनके पद से। किसको? लश्कर खां और शाहबाज खान को। शाहबाज खां वही है जिसने कुंभलगढ़ युद्ध में प्रताप, यानी कुंभलगढ़ युद्ध में नेतृत्व किया था अकबर की सेना का प्रताप के विरुद्ध, और कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार भी किया था। और पहली बार कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार मुगलों का ये शाहबाज खां ही करता है अकबर के समय में 1578 में। तो वो सैन्य विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था ये एक प्रकार से। ठीक है, और ये आसफ खां जो हल्दीघाटी युद्ध में दो सेनानायक भेजे जाते हैं प्रमुख, आसफ खां और मान सिंह। ठीक है, तो वहां ये आसफ खां सैन्य विभाग का प्रमुख था, यानी मीर बख्शी था। ये बात भी ध्यान रखनी है। इन्हीं बाकी आपको मीर बख्शी किसके काल में कौन था ये याद करने की जरूरी नहीं है। अगला जो चौथा पद हमें याद करना है वो याद करना है, क्या नाम इसका? मीर ए सामा या खान ए सामा। खान ए सामा या मीर ए सामा, इसी को
मीर ए सामा, मीर ए सामा यानी बादशाह की दैनिक आवश्यकताओं या घरेलू जरूरतों की पूर्ति करने वाला अधिकारी। बादशाह की दैनिक आवश्यकताओं या घरेलू जरूरतों की पूर्ति करने वाला अधिकारी कौन है? मीर ए सामा या खान ए सामा। ठीक है, तो याद भी हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। तो देखो पहले लिख लेते हैं, हम बाद में बात करें। फिर उसके बाद में जो प्रमुख अधिकारी था वो था सद्र उस सुदूर, तो जो धर्म और दान विभाग का प्रमुख था, सद्र उस सुदूर यानी धर्म व दान विभाग का प्रमुख, धर्म व दान विभाग का प्रमुख कौन होता? सद्र। हमने चर्चा की थी कि सद्र के पद को सैनिक पद की आवश्यकता, सैनिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी, तो ये धर्म और दान विभाग का प्रमुख होता था। अब आपको ज्यादा सद्र याद नहीं करने, क्योंकि एक तो सद्र का महत्व था औरंगजेब के काल में, एक सद्र की पहली बार नियुक्ति हुई अकबर के काल में, और अकबर ने एक सद्र को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया भी था, औरंगजेब ने भी हटाया था। तो कुछ सद्रों के नाम याद करने हैं, जैसे शेख गद्दाई। ये बात ध्यान रखना आप कि शेख गद्दाई अकबर के काल का या मुगल काल का प्रथम सद्र था। शेख गद्दाई, एक तो ये ध्यान रखना है। यानी अकबर के काल के आपको दो सद्र याद करने, एक शेख गद्दाई, एक अब्दुल नबी। अब्दुल नबी इसलिए याद करने हैं कि ये तो पहला सद्र है अकबर के काल का, और अकबर ने अब्दुल नबी नामक सद्र को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उसके पद से हटाया था। ठीक है, भ्रष्टाचार के आरोप के कारण उसके पद से हटाया था। तो ये दोनों तो किसके समय है? अकबर के समय, अकबर के समय। फिर औरंगजेब के समय के याद करने हैं। तो देखो औरंगजेब के समय एक तो था अब्दुल बहाब, अब्दुल बहाब। ये इसलिए याद करना है कि देखो अब्दुल नबी और अब्दुल बहाब, यानी अकबर ने तो अब्दुल नबी को भ्रष्टाचार के कारण हटाया था, और औरंगजेब ने हटाया था अब्दुल बहाब को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण। तो इसी से याद रह जाएंगे अब्दुल नबी, अब्दुल बहाब। ठीक है, और औरंगजेब के काल का सबसे प्रसिद्ध जो था वो था सैयद जलाल। सैयद जलाल, प्रसिद्ध सद्र कौन था? सैयद जलाल, या प्रसिद्ध सद्र उस सुदूर कौन था? सैयद जलाल, औरंगजेब के काल का। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में एक आपको अच्छा सा नाम याद करना है, काजी उल कुजात, न्याय विभाग का प्रमुख था। तो काजी उल कुजात, और ये था न्याय विभाग का प्रमुख, न्याय विभाग का प्रमुख। बस इतना ध्यान रखना है कि ये न्याय विभाग का प्रमुख था। फिर एक और नाम याद रख सकते हो, मुहत्तसिब। मुहत्तसिब, बस ये महत्वपूर्ण अधिकारी थे। बाकी मुहत्तसिब जनता के, देखो मुहत्तसिब के बारे में आपको दो तीन बातें याद रखनी है। पहली बात तो इस पद का औरंगजेब के समय विशेष महत्व था, और पहली बार औरंगजेब ने ही इस पद पर नियुक्ति, पद तो पहले से है लेकिन औरंगजेब ने इस पद पर नियुक्ति करना प्रारंभ किया था, तो इसलिए औरंगजेब के काल से ही माना जाता है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो मुहत्तसिब है उसका मुख्य कार्य था जनता के नैतिक आचरण की देखभाल करना, और ऐसा का ऐसा कार्य मौर्य काल में था एक अधिकारी का, जिसकी नियुक्ति अशोक ने की थी, धम्म महामात्र। तो आपसे पूछते मौर्यकालीन धम्म महामात्रों की तुलना मुगल काल या औरंगजेब के काल के किस अधिकारी से की जाती है? तो मुहत्तसिबों से की जाती है। या मुगलकालीन मुहत्तसिबों की तुलना औरंगजेब के मुहत्तसिबों की तुलना अशोक के काल के या मौर्य काल के किस अधिकारी से की जाती है? तो धम्म महामात्र से तुलना की जाती है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये है मुख्य। अब देखो मुख्य को एक बार थोड़ा सा सुन लो याद करने के क्रम में। सबसे पहला था वजीर, और वजीर को मुगल काल में कहा जाता था वकील यानी प्रधानमंत्री। अब प्रमुख प्रधानमंत्री आप याद रख लोगे, जो भी क्या नाम, निजामुद्दीन खलीफा है, हिंदू बैग है, बैराम खां है, उनका नाम याद रखना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको
दूसरा पद वो रहेगा दीवान, और दीवान का मतलब होता है वित्त मंत्री। तो देखो पहला तो वजीर प्रधानमंत्री होता है, ये सीधा सा बस वजीर को क्या कहा जाता है, वकील। दूसरा दीवान, और दीवान का मतलब वित्त मंत्री। जैसे टोडरमल का नाम आते ही भाई टोडरमल वित्त विशेषज्ञ था, इसका मतलब दीवान था तो वो वित्त विभाग का प्रमुख था, तो दूसरा दीवान याद रह जाएगा। और उसमें आपको मुगल काल का प्रथम दीवान या अकबर के काल का प्रथम दीवान मुजफ्फर खान, और सबसे प्रसिद्ध दीवान वो टोडरमल, बस इतनी बात ध्यान रखनी है उसमें। और शाहजहां के समय एक हिंदू दीवान था, उसका आपको नाम ध्यान रखना है, क्या नाम, रघुनाथ राय का याद रखना है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको जो क्या नाम पद तीसरा पद मीर बख्शी, सैन्य विभाग का प्रमुख, बस इतना ही याद रखो आप, मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख, बाकी नाम याद करने की जरूरी नहीं है। फिर अगर याद करो तो लश्कर खां और शाहबाज खां, इसलिए कि इनको भ्रष्टाचार या अभद्र व्यवहार के कारण अकबर ने हटा दिया था। खाने सामा या मीरे सामा, दैनिक या बादशाह की घरेलू जरूरतों की पूर्ति करने वाला, याद रह जाएगा कि खाने सामा यानी खाबा पीबा की जरूरत, दिल्ली की जरूरत, तो नियमित रूप से जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने वाला अधिकारी, याद रह जाएगा। खाने सामा, खाने पीने की जरूरतों की पूर्ति करने वाला। सद्र उस सुदूर, जो सुदूर यानी धर्म की बात, दूर की बात करें तो सद्र उस सुदूर, वो धर्म और दान विभाग का प्रमुख। तो यहाँ आपको एक तो शेख गद्दाई पहला था, अब्दुल नबी और अब्दुल बहाब को, अब्दुल नबी को अकबर ने, अब्दुल बहाब को औरंगजेब ने भ्रष्टाचार के आरोप के कारण हटाया था। और काजी उल कजात, काजी न्यायाधीश ही होता है, हमें पता है, तो ये याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब जो अन्य पदाधिकारी थे उनकी बात करें हम, मुगल काल के अन्य इनके अलावा थे, ठीक है, उनके संदर्भ में हम बात करें तो देखो कुछ नाम बड़े इजी है, याद भी हो जाएंगे। मीर, थोड़ा सा चलने में दिक्कत कर रहा है ये प्रॉब्लम, ये ले लेते हैं। पेंसिल ले, अब ले लेते हैं। मीर ए आतिश, पहले मैं नाम लिख देता हूं, विभाग बाद में लिख देता हूं, ठीक है। मीर ए आतिश, ठीक है। और उसके बाद में मीर ए बहर, फिर मीर ए बर, मीर ए बर, मीर ए बार भी नाम आ सकता है, मीर ए बर या मीर ए बार, ऐसे नाम। फिर मीर ए अर्ज, मीर ए अर्ज, फिर उसके बाद में मीर ए तुजक, मीर ए तुजक, ठीक है। फिर उसके बाद में मीर ए मुंशी, मीर ए मुंशी, ठीक है। और मीर ए बक्कावल नाम आएगा, बक्कावल, मीर ए बक्कावल, ठीक है। ये प्रमुख हैं जो कि, अब इनमें कौन क्या था। मीर ए आतिश यानी तोपखाने का विभाग, तोपखाने विभाग का प्रमुख, तोपखाने विभाग का प्रमुख, विभाग का प्रमुख। मीर ए बहर यानी जल सेना विभाग का प्रमुख। मीर ए बर या मीर ए बार यानी वन विभाग का प्रमुख, तो याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। और फिर उसके बाद में मीर ए अर्ज यानी जनता के आवेदनों को बादशाह तक पहुंचाने वाला, जनता के आवेदनों को बादशाह तक पहुंचाने वाला। मीर ए तुजक यानी उत्सवों या समारोहों या दावतों का अधिकारी, दावतों का अधिकारी। और मीर ए मुंशी यानी पत्राचार, शाही पत्राचार विभाग का प्रमुख, शाही पत्राचार विभाग का प्रमुख, विभाग का प्रमुख। और बकवाल यानी शाही भोजनालय, भोजनालय का प्रमुख, ठीक है। तो ये प्रमुख अधिकारी। अब देखो इनको याद, इनको कैसे करें। मीर ए आतिश
आतिशबाजी, तो अब डोडी आतिशबाजी है, याद हो जाएगा यहाँ पर मीर ए आतिश। मीर ए बहर, तो बहर किस में जाएंगे, पानी में, तो मीर ए बहर। फिर ये मिलता जुलता है मीर ए बर या बार, ये वन अलग से याद करना है। मीर ए अर्ज, अर्ज यानी अर्जी, अर्जी यानी एप्लीकेशन, तो जनता के आवेदन, जनता के प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन बादशाह तक पहुंचाने वाला अधिकारी, मीर ए अर्ज। ठीक है, और ये आपको याद करने होंगे। मीर ए तुज्जक, उत्सवों या समारोह का। मुंशी, मुंशी का काम क्या होता, लिखना, लेखन कार्य से, तो मुंशी शाही पत्राचार विभाग का प्रमुख। इस प्रकार से आपको ये याद करने हैं। ठीक है, इनके अलावा कुछ और हैं, जैसे दारोगा डाक, मैं लिख ही देता हूं। इनके अलावा दारोगा ए डाक चौकी, दारोगा ए डाक चौकी यानी गुप्तचर विभाग का प्रमुख। दारोगा ए डाक चौकी वो गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। वाकिया नवीस, वाकिया, ये थोड़ा सा, वाकिया नवीस, वाकिया नवीस यानी समाचार लेखक, समाचार लेखक। फिर खुफिया नवीस, खुफिया नवीस यानी गुप्त समाचार लेखक, गुप्त समाचार लेखक। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाएंगे क्या नाम, मुशर्रिफ ए मुमालिक और मुस्तफी ए मुमालिक। मुशर्रिफ, बस इतना नाम याद रख लो, चाहे मुशर्रिफ और ए मुमालिक याद रखो तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ए मुमालिक, क्योंकि अमूमन मुशर्रिफ और मुस्तफी ऐसा ही नाम आता है, मुमालिक। ये मुशर्रिफ ए मुमालिक तो था महालेखाकार, महालेखाकार, और मुस्तफी ए मुमालिक था महालेखा परीक्षक। मुस्तफी ए मुमालिक, मुमालिक ये था महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये मुख्य और जो अन्य महत्वपूर्ण जो थे अधिकारी उनमें थे। तो देखो दारोगा डाक चौकी, तो ये डाक और गुप्तचर विभाग का प्रमुख था, तो नाम से स्पष्ट है। वाकिया नवीस समाचार लेखक, हम बोलते हैं ना क्या वाकिया हुआ, तो इसका मतलब उन घटनाओं को लिखने वाला, समाचार लिखने वाला। खुफिया नवीस, खुफिया, खुफिया यानी गुप्त, और नवीस यानी लिखने वाला, तो गुप्त समाचार लिखने वाला। फिर देखो मुशर्रिफ ए मुमालिक और मुस्तफी ए मुमालिक, इसमें देखो मुशर्रिफ और मुस्तफी नाम इतना ही आता है, तो दो नाम है, इनको याद कैसे करें हम, कि इनको एक बार इमेजिन कर लो याद करने के लिए, कि मुशर्रिफ यानी परवेज मुशर्रिफ और मुस्तफी यानी मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो मुशर्रिफ जो कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति, तो यहां आपको ये याद कवि था, और फिर क्या हुआ आपको पता है कि किस प्रकार से अभियोग लगा और क्या किस प्रकार से उन पर मुकदमे चले, तो इसका मतलब इतना ताकतवर नहीं। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा वो व्यक्ति जिसने खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया, तो एक बड़ा व्यक्ति था। तो हमेशा देखो महालेखाकार छोटा होता है, महालेखा परीक्षक बड़ा होता है, तो यहाँ ये मुस्तफी बड़ा है, जैसे हम घटना के क्रम में बात कर रहे हैं, और महालेखाकार बड़ा है, तो अपने आप ही हो गया कि मुस्तफी है वो हुआ महालेखा परीक्षक और मुशर्रिफ है महालेखाकार। आपको ये ध्यान रखना है। चलो खैर, तो ये रहे महत्वपूर्ण अधिकारी मुगल काल के। और इसके अलावा एक और याद करो तो कर सकते हो, जरग खाना वो आभूषण विभाग का दारोगा होता था, वैसे जरगर खाना बोलते हैं उसको, जरगर खाना यानी आभूषण विभाग का प्रमुख, तो आभूषण विभाग का दारोगा, आभूषण बनते उन आभूषण विभाग का दारोगा था। ठीक है, बस अब हम बात करें प्रांतीय शासन के संदर्भ में। ये बात तो थी केंद्रीय शासन की,
ये मुगलकालीन केंद्रीय शासन के संदर्भ में बात थी। अब हम बात करें प्रांतीय शासन की। प्रांतीय शासन, प्रांतीय शासन, प्रांतीय शासन में देखो, पहली बात, मुगल काल में प्रांतों को सूबा कहा जाता था। मुगल काल में प्रांतों को सूबा कहा जाता था। तो सूबा यानी प्रांत, ठीक है। और प्रांत के प्रमुख को कहा जाता सूबेदार। सूबेदार यानी प्रांत का प्रमुख, ठीक है। अब किसके काल में कितने प्रांत थे? तो आईने अकबरी के अनुसार अकबर के काल में 12 प्रांत थे, लेकिन बाद में अकबर के समय में अंतिम काल में हो गए थे 15। ये बात ध्यान रखनी है। तो अकबर शुरुआत में जब बनाए उसने 1580 में, तो 1580 में प्रांतों का गठन किया, तब कितने प्रांत थे? या आईने अकबरी के अनुसार कितने प्रांत थे? तो 12। और अंत में फिर कितने हो गए? 15। और जहांगीर के काल में भी 15 ही रहेंगे। अकबर के काल में अंतिम समय में पूछे तो 15, और वैसे डायरेक्ट पूछे कि आईने अकबरी के अनुसार कितने थे या पुनर्गठन किया तब कितने थे, तो 12 है, ठीक है। और जहांगीर के काल में 15 रहे, ये बात ध्यान रखनी है। शाहजहां के काल में 18 और औरंगजेब के काल में 21। तो देखो आपको देखो 3-3 का अंतर आ रहा है यहां पर, तो आपकी दिक्कत नहीं आएगी। अब मिलाने वाला प्रश्न हो, उसमें अकबर और जहांगीर दोनों हो, और 12 और 15 हो, तो ये 15 आपको जहांगीर के क्रम में मिलाने हैं वहां पर, ये बात ध्यान रखनी है। और नहीं तो अन्यथा अकबर के काल में अगर 15 दिया हुआ हो कि कितने प्रांत थे, और ये ऑप्शन में 12 है ही नहीं, तो हमें 15 करनी है। या अंत समय में कितने हो, दोनों दिए हुए हैं, तो 15 करनी है। आईने अकबरी के अनुसार पूछे तो 12 करनी है। प्रांतों का जो गठन किया 1580 में, तब कितने थे, तो 12 करनी है अकबर के काल में। ये बात ध्यान रखनी है। तो ये प्रांतों की संख्या याद हो जाएगी, 12, 15, 18, 21, यानी 3-3 का अंतर आ रहा है, 3-3 की वृद्धि होती गई इनमें, और याद हो जाएंगे अपने आप ही कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, 12, 15, 18, 21, ठीक है। तो प्रांतों में ज्यादा दिक्कत, और प्रांत को क्या कहा जाता? सूबा, और सूबेदार प्रांत का प्रमुख, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, औरंगजेब के काल में 20 भी आ सकता है। औरंगजेब के काल में प्रांतों की संख्या 20 भी आ सकती है, लेकिन हेमचंद्र राय चौधरी, आरसी मजूमदार और आरसी दत्त के अनुसार संख्या कितनी है? 21, ठीक है। आरसी दत्त, मजूमदार और हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार औरंगजेब के काल में प्रांतों की संख्या 21 है, लेकिन 21 ऑप्शन में नहीं हो तो 20 भी हो सकती है विशेष परिस्थितियों में, यह बात भी ध्यान रखना आप, ठीक है। अब मुगल काल का प्रशासनिक संगठन कैसा था, इसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं, ताकि आपको पूरी प्रशासनिक उनकी किस प्रकार से क्या था। तो देखो, प्रशासनिक संगठन में इधर तो लिख रहा हूं, पहले तो हेडिंग लिख देता हूं, प्रशासनिक संगठन या प्रशासनिक इकाइयां। प्रशासनिक संगठन या इकाइयां कौन कौन सी थी। तो देखो, पहले इधर तो लिख देते हैं हम प्रशासनिक इकाई, इकाई क्या क्या डायग्राम रहेगा अभी देख लेते हैं, और यहां लिख लेंगे हम उस इकाई का प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख, यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और यहां लिख लेंगे उस इकाई का वित्तीय प्रमुख, क्योंकि हर जगह अकबर ने उन पर नियंत्रण रखने के लिए वित्तीय प्रमुख, दो अधिकारी लगा दिए थे, एक प्रशासनिक अधिकारी, एक वित्तीय। अब देखो, हम चलेंगे घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में चलेंगे, तो सबसे बड़ा तो होगा सूबा, सूबा यानी प्रांत, सूबा यानी प्रांत, ठीक है। फिर इस प्रांत से छोटी इकाई थी, वो थी सरकार, सरकार यानी जिला, सरकार यानी जिला, ठीक है। फिर इससे छोटी इकाई थी तहसील, वो सॉरी परगना, और परगना यानी तहसील, परगना, और परगना यानी तहसील। और सबसे छोटी इकाई थी मौजा, मौजा यानी गांव,
मौजा यानी गांव, मौजा या गांव, ठीक है। ये प्रशासनिक इकाइयां हैं इनकी, ये बात ध्यान रखनी है। प्रशासनिक इकाई में सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? प्रांत। सूबा, सूबे से छोटी इकाई क्या है? सरकार। सरकार से छोटी इकाई क्या है? परगना। हालांकि ये बात भी ध्यान रखना, यहां पर शाहजहां ने एक चकला नाम की इकाई और बनाई थी, चोकला या चकला, जो कि इनके बीच की थी। चोकला सरकार और परगने के बीच की इकाई थी, तो ये एक अपवाद रहेगा, बाकी अमूमन यही था, सूबा, सरकार, परगना, मौजा। मौजा यानी जुराब नहीं है, गांव को कहा जाता था मुगल काल में मौजा। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। अब इनके प्रमुख, तो देखो सूबे का सूबेदार था, हम पहले पढ़ चुके हैं। सूबे का कौन था प्रमुख? सूबेदार, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये तो याद हो जाएगा, इसमें तो सूबे के सूबेदार में दिक्कत ही नहीं है। प्रॉब्लम यहां आती है, देखो सरकार का था फौजदार, फौजदार, और परगने का था सिकदार। परगने का प्रमुख कौन था? सिकदार, ठीक है। और मौजे या गांव का होता चौधरी या मुकद्दम या खोत। तो अमूमन चौधरी या मुकद्दम भी बोला जाता है उसको, चौधरी ओब्लिग मुकद्दम, ये ध्यान रखना है। ये इनके प्रशासनिक इकाइयों के प्रशासनिक प्रमुख हैं। सूबे का सूबेदार, सरकार का फौजदार, परगने का सिकदार, और मौजा का चौधरी या मुकद्दम, ठीक है। अब फिर इनके वित्तीय प्रमुख, वित्तीय मामलों के इनके पास अलग अधिकारी थे। तो यहां प्रांत में तो था प्रांतीय दीवान, प्रांतीय दीवान, वो तो शाही दीवान होता है एक, तो वो तो केंद्र में होता, यहां प्रांतीय दीवान। और ये जो इसमें क्या नाम, सरकार में, वो होता अमलगुजार, अमलगुजार। और इस परगने में होता आमिल, तो ध्यान रखना आमिल वित्तीय अधिकारी है, आमिल। और गांव में होता, यानी मौजा में होता पटवारी, पटवारी वित्तीय अधिकारी था, ये पटवारी। बस ये इनकी प्रशासनिक इकाई है, ये याद रखनी है आपको कि यहां अमलगुजार वित्तीय अधिकारी है, तो वो किसका है? सरकार का। आमिल किसका है? परगने का। परगने से बड़ी इकाई क्या है? सरकार। सरकार से छोटी इकाई क्या है? परगना। ये बात ध्यान रखनी है आपको। या सूबे से छोटी इकाई क्या है? सरकार। ऐसी बात, ये पूरी आपको, ये पूरा डायग्राम एज इट ऐसे के ऐसे याद करना है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हमारा बिंदु होगा मुगल सैन्य व्यवस्था, लेकिन मुगल सैन्य व्यवस्था की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।